नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। अजमेर में पैंथर की लगातार गतिविधि सामने आ रही है और पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग बड़ी मशक्कत भी कर चुका है। आज रामगंज थाना क्षेत्र के सोमलपुर की पहाड़ियों में लहूलुहान हालत में एक पैंथर मृत मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआवना के बाद पैंथर की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग की टीम द्वारा पैंथर का पोस्टमार्टम कराया गया। रामगंज थाना अंतर्गत गांव सोमलपुर की पहाड़ियों में पैंथर मृत मिला। ग्रामवासी जब सुबह अपनी बकरियां चराने गए तो उन्होंने पहाड़ी के पीछे मृत पैंथर को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने रामगंज थाना पुलिस को दी। रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी सूचना वन विभाग टीम को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद पैंथर की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पैंथर के मरने के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल यह एक जांच का विषय है। पे सूचना दी गई कि बाबा बादाम शाह रोड के ऊपर पहाड़ी के अंदर जंगलों में पैंथर मरा हुआ है। इतला के ऊपर तुरंत प्रभाव से थाने से टीम रवाना हो गए। मौके पर पहुंच की कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है। फॉरेस्ट विभाग को सूचना कर दी है। फॉरेस्ट विभाग की टीम भी आ गई है। ये वन विभाग के अंदर आता है, इसलिए वन विभाग टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम तो गांव में रहते हैं, तो गांव में हमारे को खबर लगी कि यार कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है। भाई हमने भी सुना है कि जानवर है, पहाड़ियों में घूमता है। हम भी देखने के लिए आ गए। यहाँ आके मालूम पड़ा कि पैंथर बोलते हैं जिसको, वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ वन विभाग के अधिकारी आए थे, उनकी जांच पड़ताल करी। पहले तो हमारे यहाँ के वन विभाग के गार्ड साहब आए थे, उन्होंने देखा। फिर वन विभाग के बड़े अधिकारी आए, उन्होंने देखा, पूरी जाँच पड़ताल करी। और फिर बड़े अधिकारी भी आए, सब फिर ले जा रहे हैं। कब मालूम चला आपको? ये सुबह 8:30-9 बजे के समथिंग। कौन सी जगह है, क्या बोलते हैं इसको? ये सोमलपुर गांव है, बाबा बादाम शाह रोड है और इसको बोजा की नाटी बोलते हैं। तो शव को वन विभाग ने कब्जे में ले लिया? कब्जे में ले लिया और ले गए सर। सुबह कितने बजे पता पड़ा था सबसे पहले? मतलब सर 8, सवा 8 के लगभग। कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, या कुछ आस पड़ोस के हैं जो लेटरिंग वगैरह करने आते हैं, तो उनको मालूम पड़ा होगा, देखा होगा उन्होंने। ठीक, आपका नाम? रमेश कुमार। सूचना मिली है और कहाँ पर ये शव मिला है? यही सोमलपुर विलेज में मॉर्निंग हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इधर एक लेपर्ड का डेथ हुआ है, बॉडी है। और इन्फॉर्मेशन हमारा स्टाफ को मिला है। स्टाफ हैज रीच्ड एज सून एज पॉसिबल एंड दे हैव इंक्वायर्ड अबाउट द एरिया एंड गार्डन ऑफ द एरिया एंड ऑल्सो चेक द फॉर एनी एविडेंसेस एंड नाउ द डेड बॉडी हिंदी में अभी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। प्राइमा फेसी है कि कुछ फाइट हुआ है, इसीलिए मतलब जानवर के बीच में फाइट हुआ है, ये प्राइमा फेसी रीजन। सर, क्या पैंथर के साथ ही फाइट हुई है या किसी और जानवर की कह रहे हैं? नहीं, अभी पोस्टमार्टम के बाद, पूरा रिपोर्ट के बाद हम का असली रीज़न क्या है वो इंफॉर्मेशन रिलीज करेंगे। कुछ मौके पर कुछ मिला और नहीं, और तो कुछ नहीं मिला। बाकी लेपर्ड की वो बाढ़ सर नर है या मादा? ठीक। अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे से 8 शहरों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो गई है, जिनमें से 5 शहरों के लिए फ्लाइट सीधे उड़ान भरेगी। इन 8 शहरों में किशनगढ़ से इंदौर, सूरत, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, नागपुर, नांदेड़ और बेलागावी के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट सेवा सुचारू रहेगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 8 शहरों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो गई है, जिनमें से 5 शहरों के लिए फ्लाइट सीधे उड़ान भरेगी। इसमें किशनगढ़ से इंदौर के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट सुबह 9:55 पर रवाना होगी और 11:10 पर इंदौर पहुंचेगी। यात्रियों के लिए यह सेवा सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सूरत के लिए फ्लाइट 11:30 पर उड़ान भरेगी, जो कि सूरत 12:30 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार फ्लाइट लखनऊ के लिए दिन में 1:10 पर रवाना होगी, जो कि दिन में 2:25 पर लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लखनऊ के लिए एक और फ्लाइट शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी, जो कि दिन में 1:40 पर रवाना होकर दिन में 3 बजे पहुंचेगी। वहीं पुणे के लिए शाम को 4:55 पर सोमवार को फ्लाइट उड़ान भरेगी, जो कि शाम को 6:40 पर पुणे पहुंचेगी। इसके अलावा हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। यह फ्लाइट शाम को 4:55 पर रवाना होगी, जो कि रात को 9 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। इसके अलावा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को नागपुर के लिए फ्लाइट शाम 5:05 पर रवाना होगी, जो कि 6:45 पर नागपुर पहुंचेगी। इसी क्रम में नांदेड़ के लिए सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे फ्लाइट रवाना होगी, जो कि सायंकाल 4:15 पर नांदेड़ पहुंचेगी। और बेलागावी के लिए सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट 11:30
11 बजे सुबह रवाना होगी, जो कि दिन में 2:30 बजे बेलगावी पहुंचेगी। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक दबाव होने से शिवसागर कॉलोनी में अचानक हाई वोल्टेज आ गया, जिसके कारण घर में रखे अनेक उपकरण खराब हो गए। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासी टाटा पावर ऑफिस पहुंचे, जहां पर टाटा पावर के चीफ ऑफिसर ने RERC की TCOS के तहत सभी को उपकरण का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक दबाव के कारण आई तकनीकी खराबी से हाई वोल्टेज से शिवसागर कॉलोनी के निवासियों के घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए। इसी समस्या को लेकर क्षेत्रवासी आज टाटा पावर के ऑफिस पहुंचे, जहां पर टाटा पावर के चीफ ऑफिसर ने क्षेत्रीय निवासियों की समस्याओं को सुना और उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में की टेक्निकल टीम जांच करेगी और अचानक आए हाई वोल्टेज के कारणों का भी पता लगाया जाएगा और सभी को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। इस मौके पर टाटा पावर के PRO लक्ष्मीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि RERC की TCOS के तहत जिन लोगों के उपकरण खराब हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा टाटा पावर की ओर से दिया जाएगा। देखिए, टाटा पावर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है पार्षदों का वर्सेस टाटा पावर के सभी अधिकारियों का। आज सुबह मैंने 9:45 तकरीबन एक शिकायत की थी। उस शिकायत में यह बताया था कि चौधरी कॉलोनी के अंदर जो DP लगी हुई है वह शॉर्ट सर्किट हो रही है। मेरी शिकायत करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक कोई भी एक भी अधिकारी वहाँ पर नहीं आया, जिसका परिणाम यह निकला कि उस DP में तेज़ आवाज़ के साथ एक फटाका बोला और फटाका बोलते ही आसपास के 10 से 15 घरों के अंदर उनके टीवी, फ्रिज, कूलर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वह सारे फूक गए। उसके बाद में क्षेत्रवासियों के साथ टाटा पावर के अधिकारियों से बातचीत करने के दौरान उन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट था और जिनका जो भी नुकसान हुआ उसकी वह भरपाई जल्दी ही उनकी टीम विजिट करेगी और जिन भी हमारे क्षेत्रीय जो नागरिक हैं उनके जो भी नुकसान हुआ है उनकी वह भरपाई करेंगे। उसके बाद में हमने हमारा धरना और प्रदर्शन स्थगित किया और उसके बाद में भी अगर ये हमारी भरपाई नहीं करते हैं तो अनिश्चित काल के लिए टाटा पावर के बाद हम लोग धरना देंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान, वार्ड 80, पार्षद। नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, चीफ ऑपरेशन ट्रैफिक ADL। आज शिव सागर कॉलोनी से गली नंबर 5 से काफ़ी रेजिडेंट आए थे जिनका कुछ हाई वोल्टेज का इशू हुआ था। वो जो हाई वोल्टेज का इशू हुआ उसकी जांच की जा रही है, क्या तकनीकी कारण रहा उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो रेजिडेंट हमारे यहाँ आए थे उन सबका नंबर नोट कर लिया है और विजिट कर रहे हैं, उनके यहाँ चेक कर लेंगे क्या क्या एप्लायंसेस डैमेज हुए हैं और उसका नियम अनुसार जो भी RERC या TCOS के अकॉर्डिंगली जो भी मुआवजा बनता होगा वो हम उनको अरेंज करेंगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए फ्यूचर में कोई ना ऐसी कोई रिपीट हो, ऐसी कोई कंप्लेंट भी होगी। कभी टेक्निकल फॉल्ट आया, बड़ा रेयर फॉल्ट होता है, हो सकता है उसका रीज़न ओवरलोडिंग हो, वो हम जांच करवा रहे हैं कि सेंसन लोड क्या था, MDI क्या आई, उसके बेसिस पर करेक्टिव एक्शन हमने ले लिया है और अलग से केबल सेपरेट ले कर दिए, तो ये वापस से रिपीट नहीं होगी, इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। सर बताएं। शिव सागर कॉलोनी गली नंबर 5, इसके अंदर 5 गलियों में AC, TV, फ्रिज और कूलर सब उड़ गए। इसके बाद मैंने गली मोहल्ले वाले सब बहुत रह के सब मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैं सबको लेकर टाटा पावर हाउस पहुंचा और पार्षद साहब के पास गए थे। हाँ, पार्षद साहब के पास गया था, उन्होंने भी लेके हमारे को सब जने को टाटा पावर हाउस पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने बोला जो नुकसान हो उसकी भरपाई करेंगे, ऐसा करके आश्वासन देके उन्होंने हमारे को यहाँ से भेजा है और हम टीम भेज रहे हैं। सुबह पार्षद मोदी जी ने वो कंप्लेंट लिखाई थी, उसके बाद में घंटे और पहले वो आ जाते तो ये हादसा नहीं होता। कितना नुकसान हो गया का अंदाजा? कम से कम बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान। हर घर में TV, फ्रिज उड़ गए, AC उड़ गए, इसलिए पब्लिक एक के तो घर में सब जगह उड़ गए। जो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे।
अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा आज 3 विभागों की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में संभागीय आयुक्त ने विद्युत विभाग, मेडिकल विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारियों से विभाग के कार्यों की समीक्षा को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा 3 विभागों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मेडिकल विभाग, जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने बताया कि मेडिकल विभाग में सुनिश्चित किया गया है कि समस्त स्टाफ समय पर मौजूद रहेगा। वहीं जलदाय विभाग में फाईसागर से 3 MLD पानी प्रतिदिन संचालित किया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। इसके अलावा विद्युत विभाग में कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन से भी अपील की गई है कि वे समस्या के निराकरण के लिए अपने अपने सुझाव दें। यहाँ आज अजमेर संभाग स्तर की हमने 3 विभागों की विस्तृत समीक्षा की है, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पेयजल विभाग और विद्युत विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट, इन तीनों का डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने रिव्यू किया है संभाग स्तर का। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जो अभी हीट वेव चल रही है, प्लस जो सिस्टम काम कर रहा है उनके PHC, CHC और जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनका, तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पे समस्त स्टाफ जो है मौजूद रहे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काम करे, डॉक्टर, ANM, नर्स सब ड्यूटी के ऊपर रहे, प्लस कहीं किसी को कोई असुविधा या कोई दिक्कत नहीं हो। पिछले कुछ दिनों में भी मैंने औचक निरीक्षण भी किया था, बड़ी हॉस्पिटल्स का भी, अर्बन CHCs का भी, छोटी जगह भी, जिलों में भी जाके देखा था। तो जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई थी वो हमने उनको बताया है। कुछ जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने अभी 15 दिन पहले ही अजमेर शहर में ही अर्बन CHC है चंद्रबरदाई नगर में, वहाँ जाके देखा तो वहाँ 3-4 मंजिला का काफ़ी अच्छा भवन बना हुआ है, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है और वो बिल्डिंग काम भी नहीं आ पा रही है। जबकि वहाँ पे गायनी का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, तो वहाँ पे कैचमेंट एरिया भी है, काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है। इस तरह के जो इश्यूज़ थे वो इनके मैंने ध्यान में लाए हैं, कुछ हम स्टेट लेवल के भी ध्यान में लाएंगे। इसी तरीके से जो जलदाय विभाग है उसमें जो पानी की सप्लाई है अजमेर शहर की और 7 जिलों की, उसकी समीक्षा की है। फाईसागर से जो 3 MLD पानी प्रतिदिन देने का और जो भी शुरुआत की गई है उससे कुछ मदद मिलेगी। और जो इंटर डिपार्टमेंटल उनके इश्यूज़ हैं, जैसे एनर्जी विद्युत विभाग से उनके कुछ कनेक्शंस पेंडिंग है, ट्रिपिंग्स ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक बार 5 मिनट के लिए भी लाइट जाती है तो उनके सिस्टम पे 2 घंटे का असर आता है। तो उसका जो निराकरण हो सकते हैं वो उन दोनों को हमने निर्देश दिए हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं जल जीवन मिशन के वो और समय के ऊपर पूरा हो जाए। जो कनेक्शंस, हाउस होल्ड कनेक्शंस बाकी हैं उनको समय के ऊपर जल्दी पूरा करें, ये उनकी हमने विस्तृत समीक्षा की है। और विद्युत विभाग, एनर्जी विभाग का जो है विद्युत वितरण निगम, उनसे भी हमने अपेक्षा की है कि जो PHD के इश्यूज़ हैं उनको तो त्वरित रूप से मतलब करें, निस्तारण करें। प्लस जो विद्युत सप्लाई है अर्बन सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर कनेक्शंस में जो 6 घंटे की उनकी आपूर्ति है, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में उसमें निर्बाध गति से पूर्ति हो, क्योंकि ये 1-1.5 महीना ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए क्रिटिकल समय है। यहाँ पे हीट वेव का भी रहता है, मौसमी बीमारियों का भी रहता है। सारे जिला कलेक्टर्स भी हमारी वीकली समीक्षा कर रहे हैं, मौके के ऊपर भी जा कर के देख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि जो हमारा जन संतुष्टि है उसका लेवल क्या है। अधिकारी हमें अपनी फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन हम यदि आम जन से भी जा कर के पूछेंगे, मैंने उनसे ये भी कहा है कि आप जब टूर पे जा रहे हैं सप्ताह में कम से कम 2 दिन जा कर के फील्ड में देखें, रात्रि विश्राम भी करें, चौपाल करें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों से पूछें। अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के अलावा जनता से जा कर के बात करें, जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, आमजन क्या सोच रहे हैं आपके विभाग के बारे में, और उनको हमारे विभाग के बारे में संतुष्टि है या नहीं है, उनके कुछ सुझाव हैं क्या। कई बार आमजन से सुझाव इतने बढ़िया मिलते हैं कि वो आगे दूरगामी उनका परिणाम सिद्ध होता है। इसके लिए भी हमने उनसे बात की। पुष्कर पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन और पत्थर परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज अभियान के 4थे दिन पुलिस ने पत्थरों से भरे हुए एक डंपर और बजरी से भरी हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। यह अभियान जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देशन में पुष्कर थाना अधिकारी कामले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पुष्कर थाना पुलिस की अवैध बजरी पत्थर परिवहन के खिलाफ 4थे दिन भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक डंपर में पत्थर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी के जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर देवेंद्र कुमार बिश्नोई IPS के निर्देशन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजमेर दीपक कुमार और वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण जिला अजमेर रामचंद्र चौधरी के सुपरविजन में सोमवार को थानाधिकारी काम्बलेश शरण गोपीनाथ, थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस थाना पुष्कर पर गठित टीम द्वारा पुष्कर में अवैध बजरी पत्थर परिवहन से भरे हुए एक डंपर में पत्थर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी के जब्त कर कार्यालय खनिज अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग जिला अजमेर को सूचना दी गई। पुष्कर पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है, जो अवैध तरीके से थार चला रहे हैं और जिससे लोगों को और पर्यटकों को भी खतरा है। तो 2 दिन पहले हमने 7 लगभग अवैध थारों पर कार्रवाई की थी। उसके अलावा गांव की तरफ और कस्बे में जो भी अवैध तरीके से शराब बिक्री करते हैं उन पे भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिन पहले डुंगरिया कलाई यहाँ हमने एक देशी लगभग 200 से ज़्यादा देशी पौवों के साथ एक आदमी को गिरफ्तार भी किया था। और जो बजरी माफिया है और ये जो बजरी खनन कर रहे हैं, अवैध तरीके से बजरी का खनन करना और उसका परिवहन करना, उनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले हमने 7 ट्रैक्टर और ट्रॉली में बजरी को पकड़ा था। उसके बाद भी हमने 2 डंपर और लगभग 2 ट्रैक्टर के साथ पकड़ा था। कल भी हमने एक पत्थर से भरा डंपर और 3 ट्रैक्टर पर कार्रवाई की थी। और इसके चलते आज हमने फिर और एक बार ट्रैक्टर जो बजरी से भरा है उसको पकड़ा है। तो लगातार जो बजरी का अवैध खनन है और परिवहन है उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ जो भी ड्रग्स रिलेटेड गतिविधियाँ चल रही है। आना सागर झील की सुंदरता और रखरखाव के लिए एनजीटी में वाद दायर होने के बाद अधिकारियों द्वारा हलफनामा पेश किया गया, जिसमें भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के लिए गलत टिप्पणी करने का मामला सामने आने के बाद आज पार्षदों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आना सागर की सुंदरता, रखरखाव और आना सागर को बचाने के उद्देश्य से वाद दायर किया गया था, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हलफनामा पेश किया गया। इसमें स्मार्ट सिटी सीईओ और नगर निगम आयुक्त के द्वारा भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के बारे में गलत टिप्पणी करने के विरोध में आज पार्षदों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों पर पार्षदों ने हाईकोर्ट के अवहेलना का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत हलफनामे के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अजमेर के पूर्व सभापति नगर परिषद के माननीय सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आना सागर बचाओ संरक्षण मतलब आना सागर को बचाने के लिए एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक परिवाद दायर किया था, जिसके अंदर ये कहा कि जो इसका जो कैचमेंट एरिया उसके अंदर जो नगर निगम ने बिना सोचे समझे कुछ जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके बारे में और उसकी सुंदरता को बचाने के लिए एक वाद दायर किया था। उस वाद के दौरान वाद के अंदर रिप्लाई करने के नाम पर जो सीईओ मतलब पक्षकार नंबर 5 और 6 सीईओ स्मार्ट सिटी जो कि अजमेर के कलेक्टर हैं और कमिश्नर नगर निगम जो कि अजमेर के नगर निगम है, उन्होंने एक हलफनामा दायर किया और उसके अंदर प्रथम 2 जो पैरा हैं उसके अंदर उन्होंने उनके लिए अनर्गल बातें करी है। वो मतलब एक तरफ जो व्यक्ति शहर का प्रथम नागरिक रहा है उसको इस प्रकार से कहा है कि वो अधिकारियों को शाम दाम दंड भेद बाय होकर को दबाते हैं, वो अनर्गल बातें करते हैं। वो एक ऐसी मतलब उनके लिए कहा गया ही इज लाइक अ बिजी बी, अंग्रेजी में बिजी बी उन्होंने शब्द यूज़ किया है। बिजी बी का मतलब होता है कि मक्खी जैसे उड़ती रहती है और जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाती है। तो ही इज़ बीन कंसिडर एज अ बिजी बी ऑफ शहर, कि उनको तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ उठ के बैठ गए। तो इस प्रकार की जो है ये हलफनामा उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा दिया गया था। हमारा ये कहना है कि हलफनामा किसी ने दिया हो, वकील ने लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमारा सिर्फ हमारे से पार्षद भाइयों का ये कहना है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। बड़े अधिकारी को तनख्वाह बड़ी इसलिए दी जाती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी है और उन्हीं के नाम पर ये किया गया है। तो चाहे वो कलेक्टर साहब हो चाहे कमिश्नर साहब हो, उनको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे मुलाजिमों द्वारा या मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि क्योंकि जब भी जवाब जाता है, अब मैं उनके बिहाफ पे जवाब गया है तो इन्हें उनकी मॉरल ट्रिब्यूट था, उनके मतलब सर्विस बुक में लिखा है कि जो जवाब हाईकोर्ट में आप पेश कर रहे हो वो आपको पढ़ना चाहिए था। अब आपने बिना पढ़े अगर आपने जवाब दे दिया तो आप तो अकाउंटेबल ही नहीं हो अपनी जॉब के लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है, आज डीसी साहब से मिले कि अधिकारी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको वहन करे और ये जिम्मेदारी वहन करने का कार्यक्रम है। ये नहीं है कि मैंने तो नहीं दिया तो मैं नहीं बोलूँगा। अरे दिया किसी ने भी, वो आपके बिहाफ पे गया है। सीईओ स्मार्ट सिटी पक्षकार है उसमें और कमिश्नर पक्षकार है, तो जो पक्षकार है वो जवाब देगा और वहाँ पे नाम दिया गया। और ये तो अभी तो वो इनके ऊपर एक कंटेम्प्ट और जा सकती है। अभी OIC इज नॉट ऑथराइज टू गिव अ रिप्लाई। OIC जो होता है फाइल का, वो सिर्फ उसको टेक केयर करता है,
जवाब तो वही देगा जिसको पक्षकार बनाया गया है, और पक्षकार कलेक्टर और कमिश्नर है। तो पहले तो इन्होंने जवाब ही गलत दिया है। तो ओआईसी सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज जो फाइल का होता है, वो फाइल का परसुएशन करता है कि आज तारीख है, आज एविडेंस हुई है, वो जाके बताता है कि भाई आपको ये आना है, आपको आज यहाँ, आज ये आपके नाम पे नोटिस इशू है, ये उसका काम है। उसका काम जवाब देना थोड़ी है। तो ये तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को देखना चाहिए कि जवाब ही आपने तो पहले तो हाई कोर्ट की अवहेलना वहीं कर दी, और वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं हमारे अधिकारियों से, और निरंतर ज्ञापन आ रहे हैं। आज कुछ राजपूत समाज के लोग भी आए थे, उन्होंने भी ज्ञापन दिया। कल सुरेंद्र सिंह शेखावत फैन क्लब ने ज्ञापन दिया। मेरे ख्याल से कल कोई जो व्यापारिक संघ है वो इनके समर्थन में उठ रहे थे। जब तक ये इस बात का डेडलॉक खत्म नहीं होगा और जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, जब तक ये आंदोलन सतत ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी तो शांतिपूर्वक हो रहा है, इसमें सड़क पे भी उतरने की कोशिश हुई और सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी उतर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर मनाई गई। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। उपस्थित रक्तदाताओं को ठंडा पानी की बोतल और पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए परिंदे भेंट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पूर्व तिथि के उपलक्ष्य में आज अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा कोटरा के उपाध्याय नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मोहित मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश, प्रदेश और जिले में युवा कांग्रेस द्वारा सभी जिले में रक्तदान शिविर लगाया गया और जिले के युवा कांग्रेस और सभी युवा साथियों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान दिया गया। पुष्कर रोड स्थित दहर सिंह स्मारक के पास राजस्थान ब्लड सेंटर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही गर्मी को देखते हुए सभी रक्तदाताओं को ठंडे पानी की बोतल और पशु पक्षियों के लिए परिंदे वितरण किए गए। रक्तदान शिविर में अजमेर जिले के शहर और देहात के साथ विधानसभा के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। आज अजमेर युवा कांग्रेस ने सर्वप्रथम पहली बार स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर आज अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग हमने 100 से 150 यूनिट का टारगेट लिया गया था। पहली बार हमने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसलिए इस बार हमने टारगेट छोटा लिया है, परंतु आगामी दिनों के अंदर हम 500 यूनिट का टारगेट लेके बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। और अजमेर के अंदर हमारे कांग्रेस जन वरिष्ठ, हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे सुनील लारा जी, सागर मीणा जी, निर्मल बैरवाल जी, ये जितने बड़े भाई हैं, उन सबके द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और साथ ही इतनी गर्मी को देखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा ठंडे पानी की बोतल व पशु पक्षियों के लिए परिंदे भी हम यहाँ पे वितरण कर रहे हैं और लगभग 125 यूनिट का आज हमने टारगेट लिया गया है। बस यही हमारा ये कार्यक्रम हमारा धारसेन के अंदर राजस्थान ब्लड बैंक है, वहां पे हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। आज युवा कांग्रेस अजमेर के द्वारा ब्लड बैंक का एक ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाया गया, उसमें हम सभी कांग्रेसियों के द्वारा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया गया है। मेरा सभी अजमेर वासियों से अनुरोध है कि सभी को ब्लड डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि एक ब्लड डोनेट एक बहुत बड़ा डोनेट है। इसके द्वारा कई जरूरतमंद आदमी की जीवन बचता है और ब्लड डोनेट करने से शरीर में जो कई प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है, क्योंकि आने वाले समय में
आज आप देखिए गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, लोग परेशान है, बीमारियां 17 तरह की बीमारियां हो रखी है, तो आदमी को जीवन में ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। अजमेर दरगाह बाजार व्यापारिक संगठन 2 दलों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कल कुछ व्यापारियों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर होतचंद सेनानी को चुना गया था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारियों द्वारा विरोध जताते हुए इन नियुक्ति को अवैध और अमान्य करार दिया गया। अजमेर दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन 2 दलों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कल कुछ व्यापारियों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर होतचंद सेनानी को चुना गया था। इस नियुक्ति की जानकारी मिलते ही दरगाह बाजार के कुछ अन्य व्यापारी भी एकत्रित हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हरीश गिदवानी है और इसके चुनाव आगामी सितंबर में होंगे। उससे पहले सर्वसम्मति से चुनाव होना बिल्कुल गलत और अमान्य है। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं सारे यूनियन को और अजमेर वासियों को बताना चाहूँगा कि दरगाह बाजार की यूनियन वर्षों से चली आई है। इलेक्शन होता है, बाकायदा इलेक्शन होकर अध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष के कार्य तय करते हैं कि महासचिव, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तय होते हैं, कार्यकारिणी तय होती है। वो कार्यकारिणी सितंबर 2021 में तय हुई थी, उसमें 2022 में तय हुई थी। अब उसके बाद चुनाव 2024 सितंबर के अंदर है। कुछ बाजार के व्यापारी जो आए दिन प्रशासन से लड़ते रहते हैं, उनके वीडियो भी मेरे पास है। तीनों जने, मैं उनका नाम, उनको तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, पर मुझे दरगाह बाजार की इज्जत प्यारी है। 3 ऐसे हैं जो आए दिन पुलिस वालों से, प्रशासन के अधिकारियों से लड़ते रहते हैं। वो प्रशासन के अधिकारियों से सिर्फ कहते हैं लड़ो और हमारी रोज़ अखबार में फ़ोटो कैसे आए, उनका उद्देश्य ऐसे है। आज हमने 3 दिन पहले हमने एक जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एक दुकानदार पे बाकायदा स्लिप गई थी कि जनरल मीटिंग है, आओ। वहाँ पे भी यही हुआ कि अध्यक्ष आप ही रहेंगे। तभी मैंने उनको बोला, उस मीटिंग में उनको तीनों को मैंने बोला कि आप आए दिन प्रशासन से झगड़ा करते रहते हो, लड़ाई करते रहते हो, और जो मैं आपको ये बात बोला उनके वीडियोस भी पड़े मेरे पास, तीनों के वीडियो भी पड़े। आए दिन उच्च अधिकारियों से बदतमीजी करना, लड़ना, उनसे गाली गलौज करना मेहमानों से। तो इस चक्कर में हमने उनसे जब समझाइश की, उनको पाबंद की गया, तो उनको मिर्ची लगी है। और आज उन्होंने अपने स्तर पे ही 3, 4, 5 जनों को लेके साथ में, और कुछ नया बाजार वगैरह के व्यापारियों को, अपने दोस्तों को मिला के, और खुद की माला बना के, खुद की माला बनवा के पहना दी है, खुद की माला पहना दी है। और आज फिर शाम को 7 बजे हमारे भोलेश्वर मंदिर, जो शिव जी का मंदिर है, मोती कत्ते में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से उनको तीनों को वहाँ से निकाला गया बाजार से। और आज भी हमारी जो दरगाह बाजार की कार्यकारिणी है वो बिल्कुल मजबूत खड़ी है और बाजार का काम करती रहेगी। और हमारा जो भी कार्य, हमारे को अच्छे कार्य वो करते रहेंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, आप अगर कोई भी देखना चाहे तो डेली कम से कम भी जो फुटपाथी लगते हैं, कम से कम भी रोज़ 20 से 25 जनों को 151 में बंद करते हैं। पर इनकी भी कुछ मजबूरियाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, महिलाओं और बच्चों को ये शाम को 6 बजे के बाद थाने पर नहीं बिठा सकते। तो कृपया करके प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, और ये चाहते हैं कि ये प्रशासन के विपरीत जाए, तो हमको सबका सहयोग लेके चलना है। और इसी के कारण से हमने तीनों को हमने बाजार से निकाला गया है। इसी के विरोध में ये आज अपने जो भी होचन सीनानी आज 20 महीनों से चंदा नहीं दे रहे। अगर 20 महीनों से इनके पास चंदे की रसीद होगी, आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, जो आप करोगे वो आप मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने भी नई कार्यकारिणी घोषित की है और अध्यक्ष पद बनाया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कि वो सही है अध्यक्ष खंडन है ही नहीं। अध्यक्ष तो ऐसा होता है जो चुना जाता है। कार्यकारिणी की टीम सब हमारे साथ खड़ी है, आपके सामने मौजूद है, और उनकी भी कार्यकारिणी में देख दो कौन कार्यकारिणी के अंदर एक दो जनों को छोड़ के अगर कार्यकारिणी होती तो आप हमारे को सामने लेके आओ, मैं माला सबसे पहले उनको पहनाऊंगा। ये ज़बरदस्ती की बेवजह जो प्रशासन को बेवजह परेशान करना है, प्रशासन पूरा सहयोग करता है, होंगे व्यापारों को पूरा सहयोग करता है, और ऐसी व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर है। रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं, बाजार की व्यवस्थाओं को सुधार होता रहता है। पर इनका कहने का मतलब है तो आए दिन इनसे प्रशासन से झगड़ा करो, वो दरगाह बाजार वाले हम नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक से हमको व्यवस्था बनाए रखनी है। जय हिंद, जय भारत। हरीश गिदवानी, पेन वाला, अध्यक्ष दरगाह बाजार अजमेर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।